हेलो दोस्तों, मैं राजीव अरोड़ा एफएम जीकेयू 90.4 ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਆਦਾਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ एफएम जीकेयू 90.4 ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਇसी ਲੜੀ ਦੀ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ नो योर टीचर, अपने अध्यापक ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਬਤਰਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਬਤਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਬਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ ਮੈਡਮ ਕਵਿਤਾ ਬਤਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਬਤਰਾ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਡਾਕटर कविता बत्रा एफएम जीकेयू 90.4 ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रण दिया, थैंक यू। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਬਤਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? थोड़ी बहुत बोल लेती है ਜੀ, ज़्यादा तो नहीं, विचकारे अटक जाती कभी कभी। ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਅਟਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਬਤਰਾ ਦਾ ਜੋ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਵਿਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠਹਿਰੀ ਜੀ ਬੱਚੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ? आपने वो वर्ड ठीक इस्तेमाल किया, मैं सच में बेहद शरारती बच्चा। और हम तो भाई बहन है, मेरा ब्रदर मेरे से टोटल अपोजिट, एकदम शाय शांत, और मैं एकदम शरारती, सारा दिन बाहर घूमना फिरना, लेकिन होमवर्क के मामले में एकदम परफेक्ट कि अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना। एकेडमिक जर्नी शुरू हुई 7th के बाद, जब मैं 7वीं क्लास में थी। आई वॉज नॉट सो मच गुड एट स्टडीज़, मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सारा दिन खेलना कूदना शरारतें करना ही मेरा रूटीन था। लेकिन उसके बाद एक टीचर मेरी लाइफ में आए, मिस्टर श्याम सुंदर, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। उन्होंने वो इंटरेस्ट क्रिएट किया मेरा पढ़ाई में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हो, शुरुआत उसकी मिस्टर श्याम सुंदर ने की, जिन्होंने वो इंटरेस्ट जगाया मुझे पढ़ने के लिए। दूसरा, फिर मेरे फादर हमेशा से चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इसीलिए मैंने मेडिकल ली। और मेडिकल में जाके फिर हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी थी और इंग्लिश मीडियम एकदम ट्रांजिशन आया, तो कुछ दिक्कतें आई। लेकिन वहाँ मैं नाम लेना चाहूँगी मेरी प्रिंसिपल मैम, मैडम पूजा वर्मा, जिनकी मैं आज भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा कि तुम कर सकती हो, यू विल टच द स्काई वन डे, तुम खुद पे विश्वास रखो। सच में ऐसे टीचर का होना लाइफ में बहुत मायने रखता है। मेरा उस टाइम पीएमटी कहते थे, आजकल नीट कहते हैं, तो वो क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर, मैं वो शरारती बच्ची थी, नहीं इतना पढ़ पाई, जबकि मेरे फादर ने बहुत मुझे कन्विंस किया। लेकिन जो डेस्टिनी को मंजूर है वही होना है। तो मैंने बीएससी मेडिकल फिर उसी डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन करनाल से किया, जहाँ मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने हमारा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से मैंने MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया। वो मेरा एक अच्छा चेंज था कि वहाँ एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता था, सेकंड रैंक आया। आई वॉज सो हैप्पी कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने MSc किया, 80% से भी ऊपर मेरे मार्क्स थे, तो वो अच्छा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फादर आसाम में रहते थे, और जब मैं 10th में थी वो आसाम से वापस आए, और 10th के बाद मेरी जो एजुकेशन थी वो करनाल में हुई डीयू पर, तो मैं हॉस्टल में चली गई।
तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे फादर के साथ ज़्यादा टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया और अब मेरी एमएससी हो गई तो ये मेरी शादी कर देंगे, तो मुझे कुछ टाइम मेरे फादर के साथ अभी स्पेंड करना है, घर में रहना है। लेकिन वही जिसको 7 साल हॉस्टल में रहने की आदत हो जाए तो वो घर में नहीं रह सकता है। 2 महीने बाद ही मुझे लगा कि मैं तो बोर हो रही हूँ, क्या करूँ? तो मुझे शौक था कि लिटरेचर क्या चीज़ होती है। वैसे मैं साइंस स्टूडेंट थी, एमएससी फूड साइंस की, बीएससी मेडिकल था। तो मैंने कहा कि मुझे एमए इंग्लिश करनी है, सिर्फ जानने के लिए लिटरेचर क्या चीज़ होती है। लोगों ने मुझसे सुना था कुछ लिटरेचर नाम की चीज़ है। तो उस शौक में मैंने एमए इंग्लिश कर ली कॉरेस्पॉन्डेंस से। फिर एमए इंग्लिश की कंप्लीट होते ही मेरे फादर का एमए हो गई, बीएड कर लो। तब पेरेंट्स को होता है कि नहीं, बीएड लड़की कर ले, कभी भी काम आएगी। लेकिन मैं हमेशा से एक बिजनेस वुमन बनना चाहती थी, जस्ट लाइक माय फादर। वो एक बिजनेसमैन हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनकी लाइफ को देखा है मैंने बहुत करीब से कि जीरो से शुरू करते हुए कैसे उन्होंने एक मुकाम हासिल किया कि आज के टाइम वो एक जानी मानी पर्सनालिटी है अपने एरिया की। तो बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं उनको। तो मैं हमेशा से उनकी तरह एक बिजनेस वुमन बनना चाहती थी। लेकिन मेरे फादर को लगा नहीं, बीएड कर लो, बीएड कर लो। बहुत धक्के से उन्होंने मुझे बीएड करा दी और बीएड करते करते बीच में मेरी शादी हो गई। और अब उसके दौरान मैंने फिर शादी के बाद बीएड के एग्ज़ाम दिए, फिर बेटा हुआ। फिर पढ़ने का शौक था, पापा ने भी बोला कि नहीं, पढ़ना चाहिए। एक चीज़ थी कि हम हमेशा देने वाला हाथ रखें, लेने वाला हाथ ना रखें। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, एजुकेशन कभी नहीं छोड़नी तुमने। तो बस उसी कड़ी में 1 साल का गैप आया, फिर मैंने अपनी एजुकेशन कर ली। फिर पढ़ने का फिर से शौक जाग गया कि नहीं, पढ़ना चाहिए। फिर एमफिल एजुकेशन की। एमफिल एजुकेशन में वंदना पुनिया मैम मेरे गाइड रहे, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया, उनकी भी शुक्रगुजार हूँ मैं कि बहुत सारे टीचर्स का मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, जिन्होंने मेरी लाइफ को एक शेप दी। एमफिल उनके अंडर करने के बाद मैंने नेट की तैयारी की। फिर बीच में कंप्यूटर सीखने का शौक चढ़ा तो मैंने पीजीडीसीए भी कर ली। तो फिर पीएचडी में एडमिशन हो गया। सब कहने लगे कि एमफिल हो गई तो चलो पीएचडी कर लो। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मैंने पीएचडी की, जहाँ डॉक्टर वीना बाना मेरी गाइड रही, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। बस फिर पीएचडी के बाद जब मैं एमफिल कर रही थी तो मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तब एमएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि हमेशा मेरे दिल में रहेगा, जो कि जहाँ से मेरी एक पहचान बननी शुरू हुई। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। ज्वाइन करने के बाद ही मेरा नेट क्लियर हुआ, वहीं पे रहते हुए मैंने पीएचडी की। बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक टीचर को। एक टीचर तब तक टीचर नहीं है, और टीचर जब तक वो स्टूडेंट नहीं है। बिल्कुल। एक टीचर को हमेशा ही मुझे लगता है कि स्टूडेंट बने रहना चाहिए। जब तक वो खुद से कुछ नहीं सीखता है। आजकल आपने देखा कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के आने के बाद तो स्पेशली बहुत तेजी से टाइम बदल रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपको हर दिन कुछ नया सिखाते हैं। आप में इम्प्रूवमेंट ही तभी आती है जब आपके स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपको पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो स्टूडेंट्स के साथ मेरा रिश्ता हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। और जैसे टीचर्स के लिए मैं थैंकफुल हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। थैंक यू। सो वार्तालाप पंजाबी च करने की कोशिश सी, पर क्योंकि हुण हिंदी च हो गया तो मैं हिंदी दे विच ही अपनी वार्ता जारी रखूँगा। जैसे कि मैंने शायद कहना मैं भूल गया कि डॉक्टर कविता एक वर्सेटाइल मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें इन्होंने कुछ नहीं किया? ये साइंस में ग्रेजुएट हैं और इनकी फिर स्टडी आगे जाके अलग अलग फील्ड्स में होती है। लिटरेचर में भी ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और पीएचडी और एमफिल इनकी एजुकेशन में है। साइकोलॉजी में भी मास्टर्स की और साइकोलॉजी में भी इन्होंने एमए की, जैसे कि ये बता रहे हैं। तो जैसे इनका नाम कविता रखा गया था तो साहित्य में इनकी रुचि होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि कविता अगर कुछ साहित्य की तरफ आकर्षित नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। तो एक सवाल मन में ज़रूर आया कि हरियाणा और राजस्थान में आप घूमे, शादी भी आपकी हरियाणा में ही हुई, तो पंजाब का ये डिस्ट्रिक्ट बठिंडा जो बाहर वालों के दिमाग में एक बठिंडा का वो फिल्मों ने डाल रखा है कि पता नहीं, जैसे बिहार में झुमरी तलैया का कोई आता है तो ये पंजाब का झुमरी तलैया प्रोजेक्ट किया जाता है हिंदी मूवीज में। तो उसका भी एक छोटा सा कस्बा तलवंडी साबो और उसके भी आउटर में एक यूनिवर्सिटी, गुरकाशी यूनिवर्सिटी। तो आपकी जो पीएचडी हुई और उसके बाद चलो आपने जॉब भी उससे पहले ज्वाइन कर ली थी, वहां से गुरकाशी यूनिवर्सिटी तक आने का सफर आपका कैसा रहा?
ये सफ़र भी एक बहुत अच्छा था। अचानक से कहते हैं ना कि दाना पानी जब कहीं पे ख़त्म होता है तो आप जगह चेंज करते हो, परमात्मा ने जब जहाँ लाना है। तो ये भी वही हुआ कि मैं अपने कॉलेज में थी और बहुत खुश थी। एमएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन तो मेरे लिए एक लाइफ का बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और वहाँ के प्रेसिडेंट सर मिस्टर राजीव बत्रा, और जब मैंने ज्वाइन किया तो उनके फादर प्रेसिडेंट थे श्री देवराज बत्रा जी, जिनकी वजह से मैं उस कॉलेज को ज्वाइन किया। और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था प्रोफेसर सुभाष शर्मा जो कि डायरेक्टर थे उस टाइम पे। तो उनके कहने पे मैंने वो कॉलेज ज्वाइन किया और सच में वो एक बहुत अच्छा मोड़ था। और 17 साल मैंने जॉब की वहाँ पे। 27 अगस्त 2007 को मैंने वहाँ ज्वाइन किया था और 1 अगस्त 2024 को मैं वहाँ से। तो अगस्त 2007 से 2024 तक का सफ़र मेरा एमएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में रहा। वहाँ मेरे को इतना प्यार मिला, इतना ज़्यादा एक अपनापन मिला, चाहे वो मैनेजमेंट थी, चाहे वो मेरे कलीग्स हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स वहाँ के निकले। कुछ स्टूडेंट्स मेरे आज भी फ्रेंड्स बन गए हैं। उनमें एक मज़ेदार किस्सा भी है। मेरी स्टूडेंट एक पास आउट हुई 2012 में, तो वो उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप हो गई बहुत अच्छी वाली। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैम मत बुलाया कर, अब तो हम दोस्त बन गए, तेरे बच्चे क्या बुलाएंगे मुझे। तो शी सेड नानी मैम बुलाएंगे। तो ये एक नया सा किस्सा था। और सच में उसका बेटा और बेटी दोनों मुझे नानी मैम बुलाते हैं और मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब वो मुझे नानी मैम कहते हैं। तो एमएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन हमेशा मेरे दिल में रहेगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, एचटेट का एग्ज़ाम चल रहा था और यहाँ से कोई वहाँ ऑब्जर्वर की ड्यूटी देने आया। तो मैंने कहा मैम आपने इतने यूनेस्को के प्रोजेक्ट्स किए, मुझे मूक्स वूक्स बनाने का और इस तरीके के काम करने का बहुत शौक था। मैंने मैम आपने इतने काम किए हैं, आप यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं ट्राई करते। मैंने कहा नहीं, मेरे आसपास ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है नहीं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बहुत बार अप्लाई किया लेकिन इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं, तो अब मुझे और कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा, इसीलिए मैं यहाँ ठीक हूँ। और वैसे भी मैं वहाँ कम्फर्ट जोन में थी, घर से 5 मिनट का रास्ता था मेरे कॉलेज का। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, यहाँ नियर बाय यूनिवर्सिटी है जहाँ आप अप डाउन कर सकते हो, वहाँ की वैन भी आती है आपकी। आई वाज लाइक सीरियसली वैन भी आती है और मैं जा सकती हूँ यूनिवर्सिटी में। मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब करनी है, मुझे रिसर्च सीखनी है। तो बस उन्होंने कहा, मुझे एक ईमेल आईडी दी कि आप अपना रिज्यूमे सीवी वहाँ भेज दो। भेज दिया, फिर भूल गई। फिर 6 महीने के बाद यहाँ से एक कॉल जाती है कि आपका नेक्स्ट डे इंटरव्यू है। इंटरव्यू हुआ, फिर बस इसी तरीके से वहाँ सिलेक्शन हुई और उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। इस तरीके से मैं फिर फतेहाबाद हरियाणा से पंजाब में शिफ्ट हो गई। जी जी। सो ਇਹ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਬਤਰਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਮ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। तो चलते चलते अखीर च डॉक्टर कविता कोई दिल की गल श्रोते नाल साझी करनी हो। बस यही है कि अगर शुक्राना रखो परमात्मा का। और मैं शुक्राना करूँगी कि मेरी फैमिली, इन लॉज फैमिली, जितना मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया उतना मेरे इन लॉज फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, इवन मेरा बेटा अभी वो बीटेक कर रहा है। हम इकट्ठे एग्जाम देने जाते थे तो लोग हंसते थे कि अभी तक तुम पढ़ रही हो और ये वो इकट्ठे एग्जाम देने जा रही हो। तो मेरा बेटा मुझे इंस्ट्रक्शंस देता था, मम्मा अच्छे से पढ़ना, पेपर को छोड़ के नहीं आना, समझ लेना। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है कि मैं इतना ट्रैवल करके यहाँ आती हूँ जाती हूँ, तो उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिला फैमिली का। उसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगी अपनी फैमिली का और प्रभु का तो हमेशा शुक्रिया। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹੀ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਦਸ਼ੇ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ? इसमें तो बहुत
बहुत अंतर रहा। मुझे लग रहा था कि मुझे जाने के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च मेरे यहाँ एमएड नहीं थी, तो रिसर्च के साथ मेरा ज़्यादा वास्ता नहीं था। और यही कारण था मुझे कॉलेज से यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होना, कि मुझे रिसर्च सीखनी है। लेकिन जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो वीसी मैडम ने इतना सपोर्ट किया, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे यहाँ जाने के बाद इतना सपोर्ट मिलेगा। और कुछ ही टाइम में उन्होंने मेरे को एक ऐसी जगह दे दी इस यूनिवर्सिटी में जो कि बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस थी, जिसको मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी आने के बाद एसोसिएट प्रोफेसर पे प्रमोट कर दिया जाएगा या मुझे एचओडी ही बना दिया जाएगा सीधा ज्वाइनिंग टाइम। ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेडली हैप्पीनेस वाला मोमेंट था। और फिर उसके बाद मैम ने मुझे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी कि जहाँ मुझे लगा कि हाँ, मैं अपने आप को यहाँ प्रूव भी कर सकती हूँ। और मैम का एक वो वर्ड मुझे नहीं भूलता, मैंने कहा कि मैम आपने मुझे एकेडमिक काउंसिल का मेंबर बनाया 20 दिन के अंदर। तो मैम ने चलते चलते बोला नहीं, यू डिजर्व इट। तो उस टाइम मुझे लगा कि रियली कि क्या सच में मैं ऐसा डिजर्व करती हूँ। और अभी तक भी मैं सीख रही हूँ। अभी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा यहाँ के सिस्टम को समझने में, सीखने में, क्योंकि हमारे वहाँ एनुअल सिस्टम था, यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं एक कॉलेज में और एक यूनिवर्सिटी में। तो मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कल ही ज्वाइन किया है। टाइम सुबह से शाम तक का कब बीत जाता है मुझे पता नहीं चलता, लेकिन आई एम एंजॉयिंग दिस। थैंक यू। सो कहते ना कि जोरी दी पहचान हीरे दी पहचान जोरी नहीं होंदी है। सो इस करके साडे जोरी साडे साबका वाइस चांसलर डॉक्टर एस के बाबा जी ने एक हीरे ਨੂੰ पहचानिया और उन्होंने बनदा स्थान है जिहड़ा दिता। सो ਇਹ ਸੀ सफ़र मैडम डॉक्टर कविता बत्रा ਦਾ अपने कैथल ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ और उन्होंने श्रेय दिता अपनी सफलता का, उवें ही बहुत सारे विद्यार्थी मैम कविता को भी श्रेय देंगे होंगे, इसका सिरा बजते होंगे बनते होंगे इन्हों के सिर पर कि इन्हों की पढ़ाई ने या इन्हों के व्यवहार ने या इन्हों की उदाहरण ने या इन्हों की शख्सियत ने उन्होंने भी एक रस्ता दिखाया, उन्होंने भी ये राह दसेरा बने और आने वाले समय वो भी इन्होंने याद करेंगे। तो चलते चलते अखीर च डॉक्टर कविता कोई दिल की गल श्रोते नाल साझी करनी हो। बस यही है कि अगर शुक्राना रखो परमात्मा का। और मैं शुक्राना करूँगी कि मेरी फैमिली, इन लॉज फैमिली, जितना मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया उतना मेरे इन लॉज फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, इवन मेरा बेटा अभी वो बीटेक कर रहा है। हम इकट्ठे एग्जाम देने जाते थे तो लोग हंसते थे कि अभी तक तुम पढ़ रही हो और ये वो इकट्ठे एग्जाम देने जा रही हो। तो मेरा बेटा मुझे इंस्ट्रक्शंस देता था, मम्मा अच्छे से पढ़ना, पेपर को छोड़ के नहीं आना, समझ लेना। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है कि मैं इतना ट्रैवल करके यहाँ आती हूँ जाती हूँ, तो उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिला फैमिली का। उसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगी अपनी फैमिली का, और प्रभु का तो हमेशा शुक्रिया है। थैंक यू। सो एक उदाहरण है इन्होंने इन-लॉज वालों भी डॉक्टर कविता दे कि मैरिज इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, जिवें असीं कई वारी कह दिंदे, उन्होंने भी इन्होंने उत्साहित किया कि अपनी पढ़ाई जारी रखन और अपने करियर दे विच भी जो चाहते हो करन। सो बहुत सारिया गल्लां अजे करनियां सी, पुछनियां सी, पर समा सानूं इजाजत नहीं दे रहा कि इस मुलाकात में जारी रखिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कविता बत्रा। और दर्शकों श्रोतियों ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜੀ dir.mp@gku.ac.in। ਸੋ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।